मैं इंच टेप लाया हूँ मम्मी से चुरा के। अगर ये थोड़ा भी इधर है तो वो सेम आएगी ही नहीं, बस यही है कॉन्सेप्ट। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने से पहले देखो यार, एक बात समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अब तक हम क्या करते थे कि अगर मुझे लेट्स से कि यहाँ से यहाँ की दूरी बतानी थी, मतलब ओरिजिन से ये जो 7 लिखा है यहाँ तक की दूरी बतानी थी, तो हमारे लिए बिल्कुल इजी था। इसको हम काउंट कर लेते थे कि यहाँ से यहाँ कितने यूनिट है, तो सीधा बता देते थे। जैसे 7 है, 0 से 7 कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, तो हम कह देते थे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 7 है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी अगर मैं बोलूँ कि 2 से लेके 5 तक की दूरी बताओ, जो यहाँ 2 लिखा है, चलो यहाँ पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, तो आप सिंपल कह दो कि एक यहाँ से यहाँ 2 3 यूनिट की दूरी है 2 से 5। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 5 में से 2 घटा दिया तो 5 - 2 3 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से इस वाई एक्सिस की कोई भी लाइन पैरेलल हो, मतलब ये जो सीधी खड़ी लाइन है, ये जो दिख रही है आपको ग्राफ पेपर पे, सीधी खड़ी लाइन जितनी भी है, अगर इन पे भी कोई अगर मैं दूरी डिस्टेंस पूछूं बना के, तो भी आप इजीली बता सकते थे। जैसे कि मैं कह दूं कि सपोज एक लाइन है, ये यहाँ से शुरू है और ये यहाँ ख़त्म है, तो मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, या फिर इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, तो भी आप इजीली बता सकते हो कि 6 में से 3 गया 3, तो 3 यूनिट इस लाइन की डिस्टेंस है। या फिर ऐसे भी नाप सकते हैं, 1 2 3 यूनिट। इसी तरह से एक्स एक्सिस के भी अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगी, यहाँ से यहाँ अगर मैं कहूँ ये लो, इसकी डिस्टेंस बताओ, तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई 2 से शुरू हो रही है, 6 पे ख़त्म हो रही है, इसी के पैरेलल है, तो कह देंगे 4 यूनिट इसकी दूरी है। लेकिन ये तो हम तभी बता पा रहे हैं ना जब इसकी पैरेलल है, किसी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि उसमें दूसरे जो एक्सिस की है वो तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि इस लाइन की अगर मैं बात करूं, तो इस लाइन की दूरी आपने बता दी कि 4 यूनिट है, लेकिन ये वाई एक्सिस की इसमें देखो हमेशा जो वैल्यू है वो एक ही है। देखो यहाँ पे भी वाई एक्सिस एक है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस एक है, इसका मतलब दूसरा एक्सिस कांस्टेंट है, जबकि एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। 2 से 3 हुई, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, लास्ट में 6 हो गई, तो दूसरे की कांस्टेंट थी, इसलिए आपने बता दिया कि सिंपली एक्स की वैल्यू बड़ी में से छोटी माइनस करके कह दिया इतनी डिस्टेंस है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि अगर लाइन पैरेलल ना हो किसी भी एक्सिस के, तो कैसे बताओगे आप भाई? अब यहाँ से यहाँ दूरी आप कैसे बताओगे? अगर मैं कहूँ इस ए पॉइंट से एम पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, तो देखो अगर एक्स एक्सिस पे देखो तो 3 से शुरू हो रहा है, ये जो ए पॉइंट है वो 3 से शुरू है और ख़त्म हो रहा है 9 पे। तो अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो 9 - 3 6 यूनिट, इसकी 6 यूनिट आ रही है, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, वाई की चेंज हो रही है इसके साथ साथ। देखो छोटा सा और एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 यूनिट होती है। अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊँ, ये छोटी सी एक लाइन बनाई, ये मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दी, ठीक है, तो इसकी दूरी सिंपल हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, मतलब 1 यूनिट हमें पता है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट ही है यहाँ से। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना दूँ टेढ़ा, ये यहाँ मिलाऊँ सीधा जाके, तो ये देखो 4 से शुरू होके 5 पे खत्म हो रही है। सिर्फ एक्सेस की बात कर रहा हूँ, 4 से शुरू होके 5 पे खत्म हो रही है, लेकिन ये लाइन भी 4 से शुरू होके 5 पे खत्म हो रही है। इसकी लेंथ 1 यूनिट है, लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन जा 4 से 5 ही रही है, फिर भी इसकी जो डिस्टेंस वो 1 यूनिट कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें y की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो इसी समस्या को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से ए 4 और 3, और ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7
और 7, सपोज ये है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करने के लिए किसी एक को x1 मान लो और y1 मान लो, और दूसरे को x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, तो इसको मानेंगे x2 और y2। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे अंडर रूट, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 ये है, मतलब 7 माइनस x1 4 है, 4 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, जमा 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो गया अंडर रूट 25। या यूँ कहें कि अंडर रूट 25 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5, तो ये लिख सकते हैं ना, तो आंसर आ गया 5 यूनिट्स। इस तरह से इस फॉर्मूले के अप्लाई कर सकते हैं हम इजीली। सिर्फ x1 y1 मान लो, किसी को भी मान सकते हैं। देखो x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? देखो कह रहा है कि x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होगा, और ओरिजिन पे हमको पता है कि x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 ही तो होंगे। तो बस यही हमारा आंसर है। द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, जहाँ दो एक्सिस कट कर रहे हैं, आर वो क्या है, 0 0 0 0 होंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। फिर से बना लेते हैं एक छोटा सा ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये x और ये y एक्सिस, ठीक है। अब देखो -5 कहाँ होगा, पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5। देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ते जाओगे ना तो इजी होता जाएगा। अगर सीधा पूरा ये एक पढ़ लोगे ना, पूरा ही क्वेश्चन, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो पॉइंट सीधा पहले इतना पढ़ो, पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो -5 है तो यहाँ 1 2 3 4 -5 यहाँ होगा लगभग -5। तो कह रहा है कि पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट W के x कोऑर्डिनेट ही बताए हैं, y नहीं बताए। तो देखो x कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं। अगर y बता भी देगा तो भी ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन पे जो x की वैल्यू है वो हमेशा -5 ही है। चाहे यहाँ देख लो, यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि x की तो कांस्टेंट वैल्यू है, y के पैरेलल है, y की चेंज हो सकती है, तो y की हमें पता नहीं, इसलिए हमने यहाँ लाइन खींच दी कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं y बताएगा। जैसे ही बताएगा तो हम वहीं पेन रख देंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H? अब कोई और ही पॉइंट कह रहा है। अभी तक तो कह रहा था W है इस लाइन पे कहीं भी, लेकिन अब कह रहा है कि पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन, किसी लाइन पे है थ्रू W। अब देखो हमें तो W का ही नहीं पता कि भाई ये यहाँ बैठा है, W यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, या फिर इस क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ बैठा है, कहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि W की -5 तो हर जगह वैल्यू है। y की खुद बता नहीं रहा है, उल्टा दूसरा पॉइंट और दे दिया, कह रहा है कि h पॉइंट वो कह रहा है W से ही जा रहा है वो, और पैरेलल टू y एक्सिस। देखो अब अगर पैरेलल टू y एक्सिस है कोई दूसरा h पॉइंट, तो देखो अगर मैं ये लाइन बना दूं कि भाई ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस की, क्या ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस की? बिल्कुल है। एक और लाइन बना दूं, क्या ये लाइन है पैरेलल है y एक्सिस के? एक सेकंड, बिल्कुल पैरेलल है, ये सारी लाइन पैरेलल है y एक्सिस की। लेकिन एक कंडीशन और भी तो दे रहा है, जो h पॉइंट अगला बता रहा है कि वो y एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन वो W से भी जाएगा, जो W हमने पॉइंट पहले बताया था उससे भी गुजरेगा। तो ये दोनों कंडीशन मीट करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये जो लाइन हमने पहले बनाई है इसी के ऊपर दूसरी लाइन बना दें, या फिर इसी लाइन को मान लें, क्योंकि इसी लाइन से H को भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मीट होंगी दोनों कंडीशन, y एक्सिस के पैरेलल भी जब भी होगा जब यहाँ से जाएगा, और हमें पता है इसी लाइन पे कहीं ना कहीं W था, तो H को भी यहीं से गुजारना पड़ेगा।
तो इसी लाइन पे डब्ल्यू है, कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और एच भी इसी लाइन पे है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूछना क्या चाह रहा है। विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन? सिंपल है, पता नहीं है 2 पॉइंट क्यों सिर्फ उलझाने के लिए दिए हैं आपको, 2 अलग अलग नाम, लेकिन ये एक ही बात पूछना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट हमने बताए हैं एच या डब्ल्यू कोई भी, वो कहाँ लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कहाँ? तो बिल्कुल अभी हमें y की वैल्यू जब पता ही नहीं है कि y की पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर y की नेगेटिव वैल्यू बताएगा, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस लाइन पे ये भी हो सकता है h, ये भी हो सकता है h, यहाँ भी हो सकता है h, इस लाइन के जस्ट ऊपर भी हो सकता है h, क्योंकि यहाँ भी तो x की वैल्यू -5 ही है, तो कहीं भी हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन। y जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? जब तक 2 वैल्यू नहीं बताएंगे, जब तक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं? और नेक्स्ट पार्ट का रिप्लाई क्या है? नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन? तो किस क्वाड्रेंट में एच लाई कर सकता है? ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम जानते हैं कि इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। तो हम लिख देंगे द पॉइंट एच कैन लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द पॉइंट्स आर 30 a 0-2 m -5 -2 एंड p। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करो, दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, मतलब r a m p इसी तरह से जॉइन भी किए हुए हैं। तो चलो यहाँ ग्राफ बना लिया मैंने, इन पॉइंट्स को बनाते हैं। r 3 0, तो 3 x एक्सिस पे और y एक्सिस की वैल्यू 0 है या y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये r है हमारा पॉइंट। ठीक है, a -0 -2 0 x एक्सिस पे और -2 y एक्सिस पे, यहाँ होगा ये पॉइंट। m -5 -2 -5 x एक्सिस का और -2 y एक्सिस का, ये m पॉइंट हो गया। p -5 -2 मतलब x की वैल्यू -5 और 2 इसकी, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, ये r a m p। अब इन पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इस तरह से, और ये सीधी लाइन, ये मैंने पॉइंट्स को जोड़ लिया है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या पूछना चाह रहा है। फर्स्ट है 2 साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो 2 साइड बताओ आर ए एम पी की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हम वैसे इस ग्राफ में तो देखो साफ देख सकते हैं कि ये 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि यही 2 लाइन देखो बिल्कुल ही, एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस। तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खुद ही 90 डिग्री पे हैं, तो ये 90 डिग्री है, यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो आंसर लिख देंगे द साइड्स PM and MA are perpendicular to each other। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वन साइड ऑफ RAMP that is parallel to one of the axis। कह रहा है कि एक साइड बताओ जो पैरेलल है किसी भी एक्सिस के। तो हमारे पास तो 2 हैं, ये देखो MA भी पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, और PM पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। तो इनमें से कोई भी लिख दो, दोनों ही आंसर सही होंगे। तो हम दूसरे में लिख देते हैं कि PM लाइन, जो PM हमारी लाइन है या साइड है, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, या लिख सकते हैं कि MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों ही सही होंगे। अब थर्ड देखते हैं। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। कह रहा है कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं किसी एक्सिस को मिरर मान के।
कह सकते हैं ऐसा। तो देखो हमें पता है कि मिरर, सपोज करो ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, इसके पीछे ये पेंट हो रखा है और आप इधर खड़े हो चश्मा लगा के, ये बात, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आप खड़े हो, चलो मैं खड़ा हूँ यार, बुरा नहीं मानना प्लीज़, ये देखो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरी डिस्टेंस मानो 2 फीट दूर खड़ा हूँ मैं, 2 फीट दूर खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा शीशे के अंदर लगेगा कि मैं 2 फीट पीछे खड़ा हूँ, शीशे से 2 फीट पीछे यहाँ मैं दिखाई दूंगा। मतलब अगर मैं इसको शीशा मानता हूँ, मानता क्या हूँ, है ही, अगर ये शीशा है तो मुझे ऐसा ही फील होगा जितना दूर मैं यहाँ शीशे से हूँ उतना ही दूर मैं अंदर भी शीशे से दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर होती हैं, बस उसी को मिरर इमेज बोलते हैं। तो ये देखो, अगर इस ग्राफ की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट कौन से हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं, देखो साफ दिख रहा है कि P पॉइंट और M पॉइंट दोनों मिरर इमेज हैं। अगर मैं इस एक्सिस को मिरर मानूं तो, अगर x एक्सिस को मैं मिरर मान लूं तो यही दोनों पॉइंट हैं जो मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। कैसे, इनकी दूरी कैसे सेम है इस एक्सिस से, बिल्कुल देख लो, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊं तो y एक्सिस की मदद से ही मैं इसकी डिस्टेंस नापूंगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो दोनों की ही वैल्यू -5 है, तो y एक्सिस यहाँ से यहाँ 2 यूनिट गया और y एक्सिस यहाँ से यहाँ -2 यूनिट गया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस को तो मतलब इतना ही तो लिखेंगे कि 2 यूनिट गया, -2 तो वैल्यू है उसकी, ठीक है, लेकिन 2 यूनिट ही तो गया है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ भी 2 यूनिट गया है, तो 2 यूनिट इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसको मिरर मान सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। और एक और बात, जो x की वैल्यू है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, बिल्कुल सामने ही। भाई आप ऐसे थोड़ी ना मिरर इमेज बनती है आपकी, ऐसे थोड़ी ना बनती है मिरर इमेज कि आप यहाँ खड़े हो और मिरर में आप सामने नहीं दिखाई दे रहे, आप इतनी दूर 2 फीट पे दिखाई दे रहे हो यहाँ, ऐसे थोड़ी मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज तो बिल्कुल सामने बनती है, तो ये वाली मिरर इमेज नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी। तो इसी तरह से ये -5 वैल्यू यहाँ भी है x की, -5 वैल्यू यहाँ है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। मैंने इस लाइन को नहीं बोला क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी है, ये वाली लाइन भी नहीं है, टेढ़ी है, खैर ये तो वैसे भी नहीं हो सकती, लेकिन सीधी लाइन चाहिए उसके लिए, बिल्कुल ठीक है। और y एक्सिस से इतनी दूर यहाँ है, इतनी दूर है, तो ये दोनों मिरर इमेज है। तो हम आंसर लिखते हैं, पॉइंट्स P and M are mirror images of each other through x axis, x axis के थ्रू वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। प्लॉट हम पहले ही कर चुके हैं, ये हमने प्लॉट किया हुआ है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the lengths of the 3 sides। तो देखो पहले हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन गया है। अब देखो इस पे ये पॉइंट कहाँ होगा, 5 - 6, तो x एक्सिस पे 5 देखो ये 5 है और y एक्सिस पे -6 ये 6 है, तो इन दोनों के सामने यहाँ ये बन गया, ये पॉइंट है Z जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 6। अब देखो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN, IZN मतलब Z बीच में आना चाहिए। देखो ये पॉइंट हो गया हमारा Z। अब देखो अब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का इस पे कैसे बनेगा, ये देखो अगर मैं एक लाइन यहाँ सीधे लाऊं और एक लाइन यहाँ से सीधे लाऊं तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये 90 डिग्री क्यों है, कम ज़्यादा क्यों नहीं है, ये इसीलिए है क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल है, किसके, y एक्सिस के। पैरेलल क्यों है, पैरेलल मैंने बताया था कि अगर किसी भी लाइन में कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है उसके फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, देखो अब इस लाइन पे यहाँ भी अगर x की वैल्यू देखिए तो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 5 5 और यहाँ भी 5, मतलब सीधी लाइन पे
5x की वैल्यू और y की चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये y के साथ साथ चल रही है। x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है लेकिन y के साथ साथ चल रही है, इसका मतलब सीधी खड़ी है ये। और इसी तरह से ये बिल्कुल सीधी लेटी हुई है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो कांस्टेंट है, हर जगह -6 है और x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये x के साथ साथ चल रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्टली लेटी हुई है ये, जैसे हमारा x एक्सिस है। तो ये दोनों लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो ये ट्रायंगल बना लो पूरा। इसका नाम दे देते हैं I, इस पॉइंट का, इसका नाम दे देते हैं N। अब इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं हम। I के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 5, तो 5 0 इसके हो गए कोऑर्डिनेट्स। और इसके क्या होंगे? ये y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 और y की -6, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। अब देखो ये कहते हैं कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ दी 3 साइड्स। ये जो 3 साइड्स हमने जो भी ट्रायंगल बनाया है उसकी 3 साइड्स की डिस्टेंस पता करो या लेंथ पता करो। तो देखो अब 2 लेंथ तो हमें सीधी सीधी दिख रही हैं। NZ, जो NZ है उसकी लेंथ तो हम सीधी बता सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसकी तो सीधी काउंट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी इसकी या लेंथ कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, जो वही यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो 5 यूनिट लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ NZ इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। अब इसी तरह से ये देख लो डिस्टेंस ऑफ IZ कितनी है। डिस्टेंस ऑफ IZ मतलब ये लाइन IZ की डिस्टेंस या लेंथ बोले तो कितनी है? क्योंकि ये y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो अभी हम सीधा बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो कितनी है? -6। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है तो 6 लिख देंगे। डिस्टेंस ऑफ IZ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब देखो ये दोनों तो इजी थे, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन बात आती है इस लाइन की। ये लाइन कोई भी एक्सिस से पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये लाइन सीधी लेंथ हम बता ही नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते इसको कि ये x एक्सिस पे 0 से 5 की तरफ जा रही है, क्योंकि देखो x एक्सिस से 0 से 5 की तरफ जा रही है तो इसकी 5 यूनिट लेंथ होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये पैरेलल होती तभी तो हम कह सकते थे कि इसकी 5 यूनिट लेंथ है, लेकिन अब नहीं कह सकते हम क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो अब कैसे निकलेगा? इसी चीज़ के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, वैसे दोनों तरीके हैं तो एक ही, लेकिन अब अलग अलग बताए गए हैं। तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम, और इस पाइथागोरस थ्योरम का नाम इन्होंने इस बुक में दिया। देखो अब तक हम भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो नई बुक चेंज हो गई है इसमें इस थ्योरम का नाम जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। क्योंकि देखो जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने भी इसका पता लगा लिया था पाइथागोरस का थ्योरम का, और जो पाइथागोरस थे उन्होंने भी पता लगा लिया था। तो अब इस बुक में दोनों का नाम एक साथ दिया गया है, बोधायना पाइथागोरस थ्योरम इसका नाम है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम भी साथ साथ में बता देता हूँ। बिल्कुल ईजी है और ये आपको 10th में पूरी तरीके से इस पे क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, इसमें भी शायद आ सकते हैं, तो बहुत ईजी है ये थ्योरम क्या कहती है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, ये देखो 90 डिग्री है ना, मतलब सीधा बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो सीधा। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसकी जो सामने वाली साइड है, देखो इस एंगल की सामने वाली साइड यही है ना, ये सबसे लंबी साइड बोल लो या तो, क्योंकि ये हमेशा सबसे लंबी वाली साइड होती है, ये 90 होगी तो इसकी सामने वाली साइड, उसकी लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा इसकी लेंथ का स्क्वायर जमा इसकी लेंथ का स्क्वायर। बस इतना ही बोलती है वो। देखो अब हम लिख सकते हैं यूजिंग बोधायना पाइथागोरस थ्योरम, NI जो डिस्टेंस है NI का स्क्वायर बराबर होगा NZ का स्क्वायर प्लस IZ का स्क्वायर। बस ये बोलता है, तो इसको लिख दो।
क्योंकि हम नहीं जानते एन आई का डिस्टेंस क्या है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। एन आई का स्क्वायर बराबर है, एन जेड की वैल्यू कितनी थी ये देखो 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 61। लेकिन ये स्क्वायर इधर है, लेकिन हमें वैल्यू एन आई की चाहिए है, तो एन आई इधर ही रह जाएगा और ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा ये। तो ये एन आई की यूनिट बोल सकते हैं उसको, इतनी यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप बार बार पाइथागोरस ना यूज करके एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी दिया गया है। वो डिस्टेंस फॉर्मूला इसी तरह से बना हुआ है, जो पाइथागोरस लगा के और ये अंडर रूट उधर भेज दिया। ये तो हमने सोल्व करके लिख दिया। इस अंडर जो ये स्क्वायर है इसको सीधा ही उधर भेज दें तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये है कि जो डिस्टेंस है किसी भी लाइन की, इस केस में हमें एन आई की देखनी है, तो कोई नहीं, डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये तो बिल्कुल मैंने इजी तरीके से बताया है पाइथागोरस से, और ये अभी आपको लग रहा होगा यार x2 x1 ये तो बड़ा टफ सा लग रहा है, ये तो इजी था। देखो ये इजी इसलिए था क्योंकि इसमें हमने ये यूज़ नहीं किए, x2 x1 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये दो लाइन जो हमारी थी ये बिल्कुल सीधी थी, इसमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो इनके बिना ही सोल्व कर दिया हमने, 5 माइनस 6, और ये सब दो वैल्यू ली ही नहीं हमने, और यहाँ इस फॉर्मूले में दो वैल्यू हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखो मैं इस फॉर्मूले में रख के भी बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। देखो अब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इस पॉइंट की ज़रूरत है ही नहीं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसीलिए इजी है क्योंकि हमें सीधा एक की कोई भी लाइन उठा लो, कोई भी लाइन ये उठा लो, अगर इस लाइन का पता करना हो तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ इन दोनों पे लगेगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट पता हो और ये कोऑर्डिनेट पता हो, बस फिर इस लेंथ की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये बस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, n 0 माइनस 6 ये पता हो, और ये पता हो z 5 माइनस 6, तो हम इस लाइन की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस या लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाली लाइन हमें सिर्फ ये पता हो और ये पता हो पॉइंट, ये बेशक ना पता हो, अगर ये ना भी बताएं तो भी हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो अब x1 x2 मानना हमें, मतलब कि किसी भी कोऑर्डिनेट को x1 मान लो, किसी को भी x2 मान लो, या तो इसको x2 मान लो या x1 मान लो, या इसको x2 x1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज हम इसको मान लेते हैं x1, तो ये अगर x1 है तो ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, बस इतना ही मानना है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो अब ये पुट कर देंगे। चलो मैं यहीं साइड में कर देता हूँ, जगह बना देते हैं। ये देखो अब डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखो x2 कहाँ है, x2 ये है, मतलब 0। तो डिस्टेंस मैं यहाँ इको लिख देता हूँ, डिस्टेंस का नाम है ni, तो ni बराबर होगा x2 0, पहले अंडर रूट बना लेते हैं, 0 माइनस x1 क्या होगा 5, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस 6, माइनस 6 y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वही होगा हमारा आंसर। तो देखो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो 0 माइनस 5 तो माइनस 5 ही रहा, 0 माइनस 5 तो माइनस 5 ही रहा, तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो माइनस 5 यहाँ बच गया, चलो ये स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 6 में से 0 चला गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा माइनस 6 को, वो माइनस 6 ही रहा, माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर के अंदर होती है तो उसे बाहर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और स्क्वायर तो हो ही जाएगा 5 का, तो 5 25 अंडर रूट में ही रहेगा अभी, जमा ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और 6 36, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट 61 यूनिट्स।
तो ये किसकी डिस्टेंस आ गई, NI की, ये लेंथ आ गई। देखो सेम ही आंसर आ गया ना। अब की बार हमने, वैसे तो आपको इस क्वेश्चन में ये इजी लग रहा होगा मेथड कि यार ये इजी था, सीधा स्क्वायर रखा दोनों को, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसमें तो ऐसे ब्रैकेट में बना के ये करना पड़ा। लेकिन ये इजी मेथड है क्योंकि ये किसी भी लाइन का सीधे निकाल देता है, आपको अगले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये काम आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। कह रहा है कि वो सिस्टम कैसा होगा जब नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होंगे। वो सिस्टम कैसा होगा जब नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होंगे। अब जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं कोई भी, तो हम नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हैं ना। देखो यहाँ तो पॉजिटिव हो गए, ये एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस के सारे पॉजिटिव। लेकिन इस क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, लेकिन एक्स की नेगेटिव यूज करते हैं, तो नेगेटिव नंबर यूज कर लिया, तो ये क्वाड्रेंट भी नहीं होता अगर नेगेटिव नंबर ना होते तो। इसी तरह से ये क्वाड्रेंट, इसमें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है और वाई एक्सिस की भी, तो दोनों ही नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव नंबर यूज कर लिया तो ये भी पॉसिबल नहीं था अगर नेगेटिव ना होते तो। और ये भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसमें y की नेगेटिव होती है, x की तो पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्वाड्रेंट भी बन नहीं पाता। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन पाता, सिर्फ पहला, अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते तो। आगे क्या कहता है, वुड दिस सिस्टम अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। देखो 2D प्लेन पे तो ये बना ही हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या सभी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते थे क्या किसी भी 2D प्लेन पे। तो देखो लगभग इम्पॉसिबल है इस तरह से 2D प्लेन पे विदाउट नेगेटिव नंबर्स, या फिर कहें कि विदाउट सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इन तीनों क्वाड्रेंट के बिना हम कैसे हर चीज़ को सिर्फ यूजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट हम फाइंड कर सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो जैसे कि हमने देखो पहले भी एग्जांपल लिया था रियान के कमरे का। तो रियान का कमरा देखो यहाँ से ये ओरिजिन माना हुआ था और ये रियान का कमरा है, ठीक है। अब हमें पहले तो जो क्वेश्चन था ना उसमें सिर्फ ये सोल्व करने के लिए दिया गया था, तो हमने पॉजिटिव नंबर सारे थे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, यहाँ वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था, तो यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर्स में ही सारा सेलेक्ट कर लिया था। अब जैसे ही इसने रूम को एक्सटेंड कर दिया, या कहें कि ये वाला पोर्शन भी आ गया, तो ये तो नेगेटिव में चला गया, तो हमें नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे बना सकते हो, जैसे कि आप कोई घर का नक्शा ही बना रहे हो, सपोज आपको पता है कि हमें घर का नक्शा यहाँ बनाना है, तो आप ऐसे बना लोगे कि भाई ये हमारे घर का नक्शा है, यहाँ कर लिया। लेकिन सपोज करो कल को यहाँ आपने ज़मीन और ख़रीद ली, तो क्या स्केल को यहीं रहने दोगे, ये तो एक्सटेंड होएगा ना, तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा आपका। आपको धरती का जो गूगल मैप है वो कैसे यूज़ होता, धरती का जो गूगल मैप है वो ऐसे कहीं से भी एक लाइन गुजार दी, ओरिजिन बना लो उसको। अगर बात उस मैप से इधर की होगी तो हम नेगेटिव बोल देंगे, इधर की होगी पॉजिटिव बोल देंगे। सपोज करो नेगेटिव नंबर होते ही नहीं है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता ही नहीं, तो गूगल मैप को कैसे यूज़ करते हैं। सपोज कहीं से भी हमें देखो कहीं तो लिखना पड़ता ना, ये ओरिजिन कहीं तो बनता, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बनाने के लिए कहीं तो बनाओगे। सपोज यहाँ बना लिया, अब जैसे मैं अम्बाला में रहता हूँ तो मैंने अम्बाला में यह बना लिया कि ये ओरिजिन है। तो जैसे ही हम अम्बाला से इधर गए चंडीगढ़ की तरफ, तो ये मैप मेरा फेल हो जाएगा, फिर मेरे को उठा के मैप को यहाँ रखना पड़ेगा कि भाई तू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ, जब भी मैं तेरा बता पाऊंगा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फिर मैंने यहाँ रख लिया, फिर मैं और उधर चला गया, मैं शिमला की तरफ चला गया, तो मेरे को फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब सारा सिस्टम बन ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉर्चुनेटली, किसकी देन है ये नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ब्रह्मगुप्त के, तो ब्रह्मगुप्त जी अगर नहीं होते, देखो इसमें ब्रह्मगुप्ताज वर्क, तो देखो ये इन्होंने ही नेगेटिव नंबर दिए और इन्होंने ही 0 दिया था। तो देखो अगर इन्होंने ये 0 और नेगेटिव नंबर दिए, तो अभी हम, अगर मैं अम्बाला में से भी ये लाइन गुजार दूँ ना, ये लो जी, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, अब ये गूगल मैप सिर्फ इसी को यूज़ करेगा। तो देखो बिल्कुल इजी था। अगर मैं इधर चला जाऊँ दिल्ली की तरफ, उसका मैप पूछूं तो ये कह देगा हाँ हाँ यहाँ बता देंगे हम पॉजिटिव नंबर में, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊँ चंडीगढ़ का पूछूं तो हाँ वो कह दोगे हाँ हाँ हमारे पास नेगेटिव नंबर है, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम इस मैप को
एक्सटेंड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। कितनी भी दूर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इधर भी पॉजिटिव में कितनी दूर चले जाओ, ऊपर चले जाओ कितनी भी दूर, सहारनपुर निकल गए, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे नीचे भी कितनी दूर भी जब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मुंबई, सब हर जगह कहीं भी चले जाओ। तो देखो कितना वास्ट एरिया, कितना वास्ट, क्या सारा ही एरिया हमने कवर कर लिया यूजिंग दीज नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स वुड हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स एंड हैव ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके पास सिर्फ पहला क्वाड्रेंट होता और उसमें सारे पॉजिटिव नंबर ही होते। और जो दूसरा पार्ट है इसका, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करता सारे पॉइंट्स लोकेट करने के लिए 2D प्लेन पे? बिल्कुल नहीं कर सकता था ये। नो, दिस सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स, ये सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता सारे पॉइंट्स, बट इट वुड ओनली लोकेट द पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के ही जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड ये कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स MAG ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये 3 पॉइंट्स जो दिए हैं वो एक सीधी लाइन पे हैं या ऐसे मुड़ी हुई है लाइन? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। वो कह रहा है कि प्लॉट नहीं करना, आपको कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बनाना, आप ऐसे ही हमको सजेस्ट करो कि कैसे पता करें। देखो स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं पहले तो उनको बोलते हैं कोलिनियर, ये आपकी इस बुक में नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अब देखो ये 2 पॉइंट आपस में जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो सीधा ही जुड़ेगा, भाई ऐसे थोड़ी ना लाओगे आप पॉइंट को जोड़ने के लिए, सीधी लाइनें तो खींचते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो सीधी लाइन पे हों। कैसे, सपोज ये तो सीधी लाइन पे जुड़ गए 2 पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट आया वो कह रहा है कि मैं सीधा यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं तो यहाँ बैठूंगा, ये लो जी, ये लो। अब बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं, देखो मुड़ी हुई लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती? ऐसी होती, ऐसी, और ये पॉइंट बीच में आता है इनके कहीं, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी आता, लेकिन इसी लाइन के ऊपर होता तो ही वो स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। ऐसे 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर बोलते हैं। कोई बात नहीं, बस आप इसको समझ लो, ये अभी आपके नेक्स्ट उसमें आएगा क्लास में। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया डिस्टेंस फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं। भैया डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस तो वो फॉर्मूला बता देगा कि भाई इतनी डिस्टेंस है, लेकिन उससे ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन सीधी है, टेढ़ी नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? देखो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। ऐसे रख लेते हैं इसको, देखो ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ। अब अगर मैं कहूँ कि सीधी लाइन खींचो तो आप सीधी लाइन ऐसे बनाओगे, और मैं कहूँ सीधी मत खींचो तो आप हो सकता है ऐसे ऐसे बना दो इस लाइन को, मतलब एक पॉइंट यहाँ बीच में लेके ऐसे बना दो। लेकिन डिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं कि ये लाइन सीधी है नहीं। वो कैसे? क्योंकि देखो 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगी, मतलब सबसे छोटा रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर उसी रास्ते से जा रही है आपकी लाइन तो वो लाइन एक सीधी लाइन है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुई ना, अगर वो लाइन थोड़ी सी भी इधर निकली तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जो अगर सीधी जाएगी तो उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट रहेगी, मतलब उस लेंथ से छोटी कोई लेंथ आएगी नहीं हमारे पास। जो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे उस डिस्टेंस से छोटा आएगा ही नहीं, जो सबसे छोटी आएगी वही डिस्टेंस सीधी है। देखो मैं इंच टेप लाया हूँ मम्मी से चुरा के, इसकी यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ये जो 3.5 पे है उससे भी एक स्केल कम है। देखो ये 3.5 यहाँ हो रहा है और यहाँ ये आ रहा है पॉइंट। तो देखो अगर मैं कहूँ
देखो ऑब्वियस सी बात है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि मैंने सीधी नापी है। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी सी यहाँ होके चली गई, सपोज यहाँ होके, मतलब एक पॉइंट तीसरा बीच में आ गया, तो अब ये देखना है ये स्ट्रेट लाइन बनाना नहीं। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना है, तो 1.5 इंच तो ये हो गया, 1.5 इंच तो ये हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी ये लो जी लगभग 2.5 यहाँ होगी, 2.5 इंच। तो अब देखो, और यहाँ से यहाँ कितनी थी, लगभग 3.5 बोल सकते हैं इसको, 3.5 से भी 1 पॉइंट कम ही है वैसे, ठीक है। तो ये लगभग 3.5 है, तो 3.5 इसको लिख लेते हैं। तो ये देखो अगर ये लाइन सीधी है उसकी डिस्टेंस है 3.5 इंच, और ये देखो टेढ़ी होके जा रही, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 ये 3 ये और हाफ हाफ मिलके 4। तो इसकी जो डिस्टेंस है ना टोटल, अगर यहाँ से मैं इस रास्ता ये रास्ता लूँ जाने के लिए, तो देखो 4 यूनिट आ रहा है या 4 इंच आ रहा है, 4 इंच आ रही है इसकी डिस्टेंस, और यहाँ जो कि शॉर्टेस्ट है उसकी आ रही है 3.5। तो ये तो मैंने बहुत ज़्यादा दूर ले लिया, तो बहुत ज़्यादा दूर लिया तो बढ़ गई ना। बस मुझे ये प्रूव करना है कि डिस्टेंस बढ़ जाती है अगर आप शॉर्टेस्ट रूट को छोड़ करके थोड़ा भी इधर उधर गए, तो डिस्टेंस बढ़ गई। इन दोनों का एडिशन 4 इंच है और इस अकेले का 3.5, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इससे छोटा रास्ता हो नहीं सकता ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, तो वो डिस्टेंस जो है, अगर उतनी ही डिस्टेंस इस रास्ते की आती है तो इसका मतलब ये रास्ता इस लाइन के ऊपर से ही गया है। अगर ये थोड़ा भी इधर है तो वो सेम आएगी ही नहीं। बस यही है कॉन्सेप्ट। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, देखो इस क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं या 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो एक पॉइंट तो इसको मान लेते हैं, एक इसको और एक इसको, 3 पॉइंट हैं। तो बस 3 पॉइंट में देखो अब हमें कैसे निकालना है इसी क्वेश्चन में। चलो यहाँ मैं बता देता हूँ, एम ये बना लिया हमने, और ये बना लिया ए, ये बना लिया जी, कहीं भी बना लो, वो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, इसको हम देख के नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, जो कि ओरिजिन पे ही तो पता चल ही रहा है, -3 -4, -3 -4 ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और जी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो 6 और 8 ये देखो। तो अब हम देखो पता कैसे करेंगे, तीनों जो पॉइंट्स है ना उनकी आपस में डिस्टेंस पता कर लो। सपोज ये ऐसे हैं पॉइंट्स, अगर मैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता कर लूँ, लिख लूँ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता कर लूँ, लिख लूँ, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता कर लूँ, तो जो 2 छोटी डिस्टेंस आएंगी ना उन दोनों को जोड़ के बड़ी डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही तो किया था ना हमने यहाँ यहाँ हमने ऐसा ही तो किया था, 2 छोटी जो डिस्टेंस थी 2.5 और 1.5 उसको जोड़ के अगर जो बड़ी वाली डिस्टेंस है उसके बराबर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, और अगर उससे बड़ा आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही अपना √x2 - x1। तो इसको ले लेते हैं x2, ये x1, ठीक है, x1 y1 ये अभी लिख रहा हूँ क्योंकि इस केस में फिर बदल जाएगा ये, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नापेंगे, तो x2 - x1 मतलब -3 -0, ओरिजिन से है, वैसे भी ये सीधी आना है लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ कर ही लेता हूँ, प्लस y2 - y1 -4 -0 का स्क्वायर, यहाँ ये -3 एज इट इज़ रहेगा, फिर 3 3 9 और पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्क्वायर था, तो 9 √ में 9 जमा 4 चौक 16, ये हो गया 25, √25, √25 मतलब रूट भी बाहर निकल जाएगा, 5 उत्तर आएगा, √ कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 5 2 अगर एक जैसे होते हैं अंदर तो उसमें से एक निकल जाता है, ऐसा ही तो होता है। कमेंट में बता देना अगर ये बात भी समझानी है मुझे, ठीक है। तो 5 आंसर आ गया। तो देखो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ नापी, AM या MA बोल लो, तो M में कितनी आई हमारे पास, M में बराबर है 5 यूनिट। अब निकाल लेते हैं AG, इसी तरह से AG निकालेंगे, यहाँ भी इसके साइड में ओरिजिन है तो 6 का स्क्वायर लूँगा,
सीधा 6 छिक 36 जमा 8 8 जा 64, ये 100 हो गया। तो 100 हो गया तो 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो 10 उत्तर आएगा, अंडर रूट हट गया। ए जी बराबर है 10 यूनिट, ये 5 यूनिट था। अब देखो ये टोटल 15 यूनिट है। अब हम इसका निकालते हैं। अब मुझे नहीं पता ये लाइन इसी तरह से ये पॉइंट, या हो सकता है ये ऐसे रखे हो, ये एम ना हो करके ये ए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस बात को सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है हर पॉइंट की दूसरे पॉइंट के साथ। ये निकाल ली, ये निकाल ली, अब ये बच गई तो निकाल लेते हैं, एम जी भी निकाल लेते हैं। एम जी कितना होगा, देखो ये ओरिजिन पे नहीं है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। x2 किसी को ले लो, x1 किसी को ले लो। चलो x2 हमने यही माना हुआ है तो इसको मान लेते हैं इस बार x1 बाई 1, -3 -6 का स्क्वायर प्लस -4 -8 का स्क्वायर, ये आएगा 6 और 3 9, -9 हो गए और स्क्वायर हो गया तो माइनस खत्म और 9 निम 81 प्लस 8 और 4 12, 144 पॉजिटिव, ठीक है। 144 और 81 225, या बोले 15 इंटू 15 तो 15 निकल गया बाहर। तो एम जी कितना आया 15 यूनिट। अब देखो ये तो आया कितना आया था 5 यूनिट, 5 यूनिट आया, ये आया 10 यूनिट, सर्कल कर लेते हैं, ये 5 यूनिट, ये 10 यूनिट और ये 15 यूनिट। क्या इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल, देखो 10 और 5 15 और ये भी तो 15 ही है। इसका मतलब ये हमने प्लॉट गलत किया हुआ है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या नापी 15 और ये भी दोनों का जोड़ 15 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर से ही गई है, या यूं कहें कि ये लाइन स्ट्रेट है, क्योंकि सीधी लाइन स्ट्रेट ही थी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन 6, यस ऑल द 3 points आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर आप कहते हो कि भैया बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी, देखने का मन भी नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।